Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain literature and its relationship with society. Literature mirrors society. What happens in a society is reflected in literary works in one form or another. लिटरेचर साहित्य समाज का दर्पण है। हमारे समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, राइटर्स ने उन सभी घटनाओं को अपने लिटरेरी वर्क्स में दिखाया है। वो लिटरेरी वर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पोइट्री, प्ले, स्टोरी, प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन एट्सेट्रा। लिटरल मीनिंग ऑफ लिटरेचर इज़ द आर्ट ऑफ रिटन वर्क। शाब्दिक अगर हम अर्थ की बात करें लिटरेचर का, तो वो है आर्ट ऑफ रिटन वर्क, लिखने की कला। वो लिखने की कला एक राइटर किसी भी फॉर्म में दिखा सकता है, poetry, play, story, prose, fiction, or non-fiction. It may also consist of text based on information as well as imagination. जब एक राइटर लिखता है तो उसके जो लेख हैं वो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो सकते हैं और उसकी इमेजिनेशन पर बेस्ड हो सकते हैं, या दोनों को एक साथ मिलाकर भी वो यूज़ कर सकता है। मीन्स किसी राइटर ने अगर किसी इशू के ऊपर लिखना है तो उस इशू से रिलेटेड उसे जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वो उन इंफॉर्मेशंस का यूज़ करते हुए अपने वर्क को लिखेगा, और साथ ही साथ अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए, अपनी कल्पना का यूज़ करते हुए अपने लिटरेरी वर्क को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच क्रिटिक, social forces produce literature. Three forces which make up a writer, according to French critic. First one is man, second moment, third milieu. First one is man. The word man means that the writer is unique. He belongs to some family, some religion, some country. The personal factors like education affect his literary works. For example, the Englishmen are strange-minded people, and according to Arnold, Englishmen are sentimental, and because they are sentimental, so they write better poetry. On the other hand, the Indians are guided by the heart. An Indian writer will write something more emotional. The French are more rational and write better prose. जैसा कि माना जाता है कि जो इंग्लिश मैन हैं वो स्ट्रेंज माइंडेड पीपल हैं, सेंटिमेंटल हैं, इसलिए आर्नोल्ड कहते हैं क्योंकि वो सेंटिमेंटल हैं इसलिए वो ज़्यादा बेटर पोइट्री लिख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन राइटर्स हैं वो अपने दिल से काम करते हैं, इमोशनल होकर काम करते हैं, तो उनके वर्क्स के अंदर जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किए जाएंगे। वहीं जो फ्रेंच राइटर हैं वो ज़्यादा रैशनल होते हैं, तर्क की बात करने वाले होते हैं, लॉजिकल बात वो करते हैं, और वो लॉजिकल बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं, इसलिए वो बेटर प्रोज लिख सकते हैं। तो यहाँ मैन मीन्स द राइटर इज़ यूनिक and he or she will write according to their personality. And the second force which make up a writer is moment. Moment means that the literature depends on the time when it was written. The classic poets like Pope lived in a period when reason was powerful, so his poetry is not much different from prose. The Romantic period is dominated by emotions, so Lamb and Hazlitt prose was very close to poetry. एक पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क किस टाइम में लिखा गया ये इम्पोर्टेंट है। वो टाइम डिसाइड करेगा उस वर्क की डेप्थ को। जैसे कि जो क्लासिक पोइट हुआ करते जैसे कि पोप, वो ऐसे टाइम में हुए जब रीज़न का, तर्क का युग था, तो उन्होंने उसी तरह की पोइट्री लिखी। जो रोमांटिक पीरियड था जब लैम्ब और हैज़लिट हुए, क्योंकि वहाँ इमोशंस यूज़ किए गए थे, तो इन राइटर्स ने भी इमोशंस यूज़ करते हुए अपने वर्क लिखे। अब लैम्ब और हैज़लिट ने जो प्रोज लिखे हैं वो पोइट्री जैसे ही हैं,
क्यों? क्योंकि वो गाइडेड बाय इमोशंस। और जो पोप ने पोइट्री लिखी है वो प्रोज जैसी है, बिकॉज दैट वाज गाइडेड बाय रीज़न। तो मोमेंट, किस मोमेंट में, किस टाइम में वो लिटरेरी वर्क लिखे गए, इस बात का इफ़ेक्ट भी राइटर्स की राइटिंग पर आता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ मिल्यू, परिवेश। A poet who belongs to city will write one type of poetry. On the other hand, a village poet will write differently from the city poet. They may be living at the same time, yet uh, yet there will be a lot of difference in their writing. They write different poetry because milieu is different. किस परिवेश के अंदर राइटर पला बड़ा, बड़ा हुआ, कहाँ वो रह रहा है, इस बात का इफ़ेक्ट राइटर की राइटिंग्स पे पड़ेगा। एक शहर में रहने वाला पोइट है या कोई राइटर है, वो जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखेगा उसके इश्यूज़ अलग होंगे। एक राइटर जो गांव से बिलोंग करता है, वो जिन इश्यूज़ के ऊपर लिखेगा वो इश्यूज़ सिटी राइटर के कंपैरिजन में कुछ अलग होंगे। हालांकि हो सकता है दोनों राइटर्स एक ही टाइम में हुए हैं, एक गांव में रह रहा है, एक शहर में रह रहा है, लेकिन जो उनके इश्यूज़ मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। सो उनका परिवेश डिसाइड करेगा कि वो किस तरह की जो राइटिंग्स हैं वो लिख रहे हैं। सो 3 फोर्सेस विच मेकअप अ राइटर आर मैन, मोमेंट एंड milieu. There was also a misconception that every old poem is not good because it is old, nor is every new poem to be blamed because it is new. अक्सर एक धारणा होती है, रीसेंट जो जनरेशन है वो नए को पसंद करते हैं, जो पुराने लोग हैं वो ओल्ड को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये ओल्ड पोएम है इसलिए ये अच्छी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये नई पोएम है इसलिए ये अच्छी नहीं है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। बिकम गुड ड्यूरिंग ओल्ड टाइम एनी राइटिंग। किसी भी टाइम में किसी भी तरह की राइटिंग्स या पोएम्स हो सकती हैं। ओल्ड टाइम वाली अच्छी भी हो सकती हैं, अच्छी नहीं भी हो सकती। उसी तरह से जो न्यू पोएम्स हैं वो भी अच्छी हो सकती हैं और अच्छी नहीं भी हो सकती। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पुरानी पोएम है इसलिए अच्छी है और ये नई है इसलिए अच्छी नहीं है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। द नेचर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ हैज़ गॉन थ्रू चेंजेस। The people living style, faiths, beliefs, cultures, etc. have never remained uniformly consistent. The nature of different societies has gone through changes from time to time, and the subject of literature have been changing as they cover multiple spheres of life and society. किसी भी सोसाइटी के अंदर जो चेंज है वो होता रहता है टाइम टू टाइम, और ये उसके लिए अच्छा भी है। अब क्योंकि सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है, लिटरेचर में क्या लिखा गया जो सोसाइटी में घट रहा है, इसलिए अगर सोसाइटी के अंदर चेंज होगा तो जो लिटरेरी वर्क्स लिखे जा रहे हैं उनके अंदर भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और वो लिटरेरी वर्क्स जीवन के अलग अलग पहलुओं को, समाज के अलग अलग पहलुओं को अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर दिखाएंगे। सो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। Sometimes it is noticed that many changes are labeled against literature as well as society. A literary writing is banned because an opposite section of society finds it meeting belief and norms against that society. एक राइटर ने एक लिटरेरी वर्क लिखा, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो वो लिटरेरी वर्क जो लिखा गया है उसको बैन कर दिया गया है या उस पर ऑब्जेक्शंस हुए हैं। किसके द्वारा ऑब्जेक्शन हुए? एक सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो विरुद्ध हो गया उन लिटरेरी वर्क्स के, क्योंकि शायद उन वर्क्स के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया था जो समाज के अंदर जो विश्वास हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको आहत कर रहा था। जैसे कि सलमान रुश्दी ने लिखा द सैटनिक वर्सेस, जिसको बैन कर दिया गया। तस्लीमा नसरीन ने वर्क लिखा लज्जा, जिसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शंस हुए, जिसको बैन कर दिया गया। तस्लीमा नसरीन को अपनी जान बचाकर बल्कि
भागना पड़ा, दिल्ली के अंदर नज़रबंद होना पड़ा। मकबूल फ़िदा हुसैन जो एक जाने माने पेंटर हैं, उनकी कई पेंटिंग्स पर समाज को आपत्ति थी, तो उसका भी विरोध हुआ। बहुत सारी ऐसे लिटरेरी वर्क्स थे जिन पर फिल्म्स बनी और उनको भी बैन कर दिया गया। बैन नहीं किया गया तो उनके ऊपर एक बार ऑब्जेक्शन हुआ, उनमें काट छाँट करके फिर उनको सेंसर बोर्ड ने पास किया। जैसे कि 1975 के अंदर आंधी, किस्सा कुर्सी का, बैंडिट क्वीन, ब्लैक फ्राइडे, मोहल्ला 80, उड़ता पंजाब एंड पद्मावत। तो कहीं ना कहीं ये जो लिटरेरी वर्क्स थे, ये समाज में स्थापित मान्यताओं पर कहीं ना कहीं उनको आहत कर रहे थे, जिसकी वजह से उन पर बैन किया गया। इवन हुसैन वॉज फोर्स्ड टू गो इनटू एक्साइल इन 2006 ड्यू टू सेवरल lawsuits filed against him by the Indian government for the defamation of Hindu culture. Literature is native language. Literature in native language. जो लिटरेचर ऐसी लैंग्वेजेस में लिखा गया जो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, जैसे इंग्लिश, उनके जो रीडर्स थे वो भी ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोली जाती थी। लेकिन जो लिटरेचर नेटिव लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, उसका जो सर्कल था वो लिमिटेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुलसीदास रामचरितमानस was looked down and disallowed by the Pandits of Varanasi, who had been using Sanskrit as the only medium of literary and religious expression. वाराणसी के जो पंडित थे, उनका मानना था कि जितने भी रिलीजियस वर्क्स हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए वो सिर्फ संस्कृत ही होनी चाहिए, किसी और भाषा में ना हो। लेकिन सोचो, अगर रामचरितमानस सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित रह जाती तो उसके जो रीडर्स थे वो भी कितने लिमिटेड होते। ठीक इसी तरह से इन यूरोप द लिटरेचर रिटन इन नेटिव लैंग्वेज हैड रिसीव्ड मार्जिनलाइज्ड पोजीशन इन कंपैरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन। यूरोप के अंदर जो नेटिव लैंग्वेज के अंदर, वहाँ की जो लोकल भाषा के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया था वो बहुत ही सीमित रह गया इन कंपैरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक और लैटिन ज़्यादा लोग समझते थे, तो जो लिटरेरी वर्क्स ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखे गए वो ज़्यादा वाइडली पढ़े गए, ज़्यादा अप्रिशिएट हुए। लेकिन नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो यूरोपियन लिटरेचर लिखा गया, हो सकता है उनके अंदर भी बहुत बढ़िया वर्क लिखा गया हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़े नहीं गए, वो लिमिटेड रह गए। सिमिलरली, बेकन्स एसेज फर्स्ट रिटन इन लैटिन एंड देन रीरिटन इन इंग्लिश। फ्रांसिस बेकन, उनके एसेज जो इंग्लिश के अंदर कितने पॉपुलर हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर वो लैटिन में लिखे गए थे, बाद में उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर। तो लिटरेचर इन नेटिव लैंग्वेज, जो स्थानीय भाषा के अंदर साहित्य लिखा गया, उसका एरिया बहुत ही सीमित था। वो एक पर्टिकुलर समाज को तो दिखा रहा था, लेकिन जो रीडर्स थे वो वाइड नहीं थे, वो बहुत लिमिटेड थे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स ओनली द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी। In India, Adikavi Valmiki composed his first poetry only when saw something happening which ought not to happen. इंडिया के अंदर आदिकवि वाल्मीकि जी ने जो अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखी, वो तब लिखी जब वो समाज में कुछ ऐसा देख रहे थे जो नहीं होना चाहिए था। मीन्स समाज में घट रही एक ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी, उस इशू के ऊपर उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखी। अपनी पोइट्री में वो लिखते हैं, माँ निषहदा प्रातिष्ठमवत् मगा महा शाश्वती समा यत् करुणाचा मिथुनात् इका मवाधिक काम मोहितम। Means, O ill-fated hunter, by which reason you have killed one male bird of the couple when it is in its lustful passion, thereby you will get an everlasting reputation for ages to come. So he saw an event which
not to happen, ought not to happen in society, so he wrote his first poetry. Poetry comes out in natural. स्वाभाविक रूप से जो कविता है वो हमारे अंदर से निकलती है इमिडिएटली आफ्टर द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन लाइफ एंड एज, एंड पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज बेस्ड ऑन memory. Wordsworth wrote in preface to lyrical ballads, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin into emotions recollected in tranquility. पोइट्री क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं लिरिकल बैलेड्स में, लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर कि पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, धारा प्रवाह बहना। किसका? पावरफुल फीलिंग्स, हमारी सबसे सशक्त जो भावनाएं हैं उनका धारा प्रवाह बहना, और जब उनके रास्ते में किसी तरह की रुकावट ना आए और हमारे जो इमोशंस हैं वो अपने चरम सीमा पर हों, बिना किसी बाधा के वो शब्दों के रूप में बाहर आए, तब एक पोइट्री का जन्म होता है, तब एक कविता का जन्म होता है. एंड पोइट्री इज़ द पार्ट ऑफ लिटरेचर. Literature, when combined with culture and other facets, both abstract and concrete, of society, not only presents impalpable subjects like alienation, assimilation, and transformation in society, but also reflects the palpable issues such as historical, political, and social facts. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर जो कुछ घट रहा है उसको ही लिटरेरी वर्क्स के अंदर दिखाया जाता है. इसलिए लिटरेचर और सोसाइटी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.